subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले क्लास वो केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम जो क्लास करेंगे दिस इज़ योर क्लास नंबर 136। ऑलरेडी हमने 135 क्लासेस कर लिया है विद रेफरेंस टू द केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी यूनिट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी विल स्टडी इज़ यूनिट 5 हियर एंड यूनिट 5 का जो नाम है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर दिस इज़ अ न्यू यूनिट दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्लास ओनली एंड होपफुली अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Now talking about the last classes, that 135 classes, we have discussed unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, as well as we had started with unit 5 here. Now in unit 5 that is your states of matters में पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, किस रेफरेंस में आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, विद रेफरेंस टू दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, दैट व्हाट all we have to discuss here. Now intermolecular forces की अगर हम बात करते हैं तो what is intermolecular forces? Intermolecular forces are the forces of attraction and repulsion between the interacting particles, atoms and molecules. Basically intermolecular forces जो है वो ऐसे forces हैं जो आपके attraction भी करते हैं, like दो atoms हैं या दो molecules हैं तो आपके उन वो एक दूसरे में attract भी करते हैं, even दो अगर दो आपके atoms या मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे से रिपल भी करते हैं। दैट मीन्स एक दूसरे के पास भी आते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से रिपल भी करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। This term does not include the electrostatic form that exists between the two positively charged ions and the forces that holds atoms of the molecule together, that is covalent bond. Basically अगर मैं इसकी बात करती हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करती हूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता जो दो अपोजिट चार्ज के बीच में होता है। बेसिकली अगर हम उसकी बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो opposite charges are attract to each other and different charges are repel to each other। तो उस केस में यहाँ पे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को आपको मिलता है, चाहे वो दो आइटम्स के बीच में हो तब भी आप अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देखोगे, बट चाहे वो आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होगा तब भी आप अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस देखोगे जो वहाँ पे आपको दिखेगा बिटवीन दोज forces, these forces in the intermolecular forces where they are interacting particles either in the form of atom or either in the form of molecule। ओके सो जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ बनाए रखता है दैट इज बिकॉज ऑफ एंड ओनली ऑफ विद कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। ओके कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में होता है, इस वजह से ही वो एक फोर्स जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो एक साथ होल्ड करता है उसको। Attractive intermolecular forces are known as van der Waals forces। attractive intermolecular जो forces होते हैं जो attract करते हैं intermolecular force तो उन वो आपका जो होता है उसे हम van der Waals forces भी बोलते हैं। ऐसे intermolecular forces जो एक दूसरे को attract करते हैं, ओके जो इन ऐसे molecules जो एक दूसरे को attract करते हैं that are also known as van der Waals forces in honor of Dutch scientist Johannes van der Waals। क्यों van der Waals forces बोलते हैं? इन द ऑनर ऑफ जो आपके डच साइंटिस्ट रहे हैं जोहानस van der Waals, उनके रिस्पेक्ट में उनके ऑनर में van der Waals फोर्सेस उसको कहते हैं अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। 1837 1923 में इन्होंने ये इनकी डेट्स हैं who explain the deviation of real gases, जिन्होंने जोहानस van der Waals ने ही आपका एक्चुअल जो एक्सप्लेन किया था कि क्या डिविएशन आपको रियल गैसेस में देखने को मिलता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस के थ्रू उनका जो आइडियल बिहेवियर था रियल गैसेस का वो उन्होंने डिविएशंस दिखाए थे। किसने दिखाए थे? डच साइंटिस्ट जोहानस van der Waals। इसीलिए उनकी ऑनर में इस अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को van der Waals फोर्सेस भी कहा जाता है। Now talking about the van der Waals forces that is known as attractive intermolecular forces only।
van der Waals forces vary considerably in magnitude and include dispersion forces और London's forces. van der Waals forces जो है वो basically vary करता है, magnitude में vary करता है, और वो dispersion forces, और या कह सकते हो dispersion forces को हम London forces भी बोलते हैं. आप that include dispersion forces और London forces, dipole forces, dipole induced forces, a particularly strong type of dipole interaction in hydrogen bonding. तो van der Waals forces जो है वो बेसिकली वैरी करता है आपका मैग्नीट्यूड में, जो कि आपका डिस्पर्जन फोर्स इंक्लूड करता है, लंडन फोर्स इंक्लूड करता है, डायपोल फोर्सेस इंक्लूड करता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस इंक्लूड करता है. ये सारी चीज़ें आपका वंडरफुल फोर्सेस वैरी करने के टाइम, जब मैग्नीट्यूड वैरी करता है तब ये सारे फोर्सेस वो इंक्लूड करता है. एक पर्टिकुलर अगर मैं स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल इंटरेक्शन की बात करती हूँ, तो डायपोल इंटरेक्शन जो होता है वो आपको हाइड्रोजन और बॉन्डिंग में देखने को मिलती है. ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली अ फ्यू एलिमेंट कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड. और कुछ ही ऐसे एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एलिमेंट दिया और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करा दी, ऐसा हो ही नहीं सकता. इसमें से कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स हैं जो कि आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कैटेगरी. इसी वजह से जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो एलिमेंट्स हैं आपके कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम एक सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हर कोई एलिमेंट कंबाइन नहीं कर सकता हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड एटलीस्ट नहीं बना सकता. तो इस वजह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने अलग सेपरेट कैटेगरी में रखा है. Attractive forces between an ion and a dipole are known as ion dipole forces. जो attractive force होते हैं between the ions and dipole और ion के बीच में जो attractive forces होते हैं उन्हें हम ion dipole forces भी बोलते हैं. You can just write it down. Ion dipole forces क्या होते हैं? Attractive forces between an ion and dipole that are known as ion dipole forces here. And there are not van der Waals forces. आयन डायपोल फोर्सेस में van der Waals forces नहीं होते हैं. This has been mentioned here. So here the attractive forces between the ion and the dipoles are known as ion dipole forces, and that are not at all van der Waals forces. Now moving on with the next one that we have to deal here with reference to the dispersion forces और London forces, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि dispersion forces को ही London forces कहते हैं. That we'll discuss. डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस को ही हम लंडन फोर्सेस बोलते हैं. नाउ वी विल बी गोइंग थ्रू इन अ डीप कि डिस्पर्जन फोर्सेस जो लंडन फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं. If I'm talking about the atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment. तो basically atoms और जो non-polar molecules होते हैं वो electrically symmetric होते हैं और जिनके अंदर dipole moment नहीं होता, because their electronic charge cloud is symmetrical distributed. क्योंकि उनका जो electronic charge होता है वो symmetrically distributed होते हैं इस वजह से. But a dipole may be developed momentarily even in such atoms and molecules. इसी वजह से जो आपका जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाइपोल जो है वो आपका डेवलप्ड हो सकता है एक मोमेंटरीली एक सच कुछ एटम्स में और या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स में. Now we'll discuss the dispersions forces and London forces here. Now we'll deal with some of the cases related to the dispersion forces and as well as the London forces that we have to discuss here is. Suppose we have two atoms A and B in the close vicinity and each of each other. It may be so happen that momentarily electronic charge distribution in one of the atom, say A, becomes unsymmetric. A जो है वो unsymmetric बन जाता है. That is the charge cloud is more on one side than the other. तो basically अगर एक में for example एक में charge आपका एक side पे ज़्यादा हो जाता है as compared to the other atom. So here you can see that atom A यहाँ पे आपका दिख रहा है और यहाँ पे atom B दिख
दिख रहा है। दिस इज द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड का जो सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है एटम का, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन दैट आई हैड टोकन अबाउट, कि अगर आपका एक से ज़्यादा दूसरे में दिखता है तो किस तरह से होता है। दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट इन द इंस्टेंटेनियस डायपोल ऑफ एन एटम ए। ये आपका रिजल्ट करेगा डेवलपमेंट जो कि इंस्टेंटेनियस डायपोल होता है एटम ए में फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। This instantaneous on a transient dipole distorts the electron density of the other atom B, which is close to its end. As consequences, a dipole is induced in the atom B here. तो ये बेसिकली आपका जो डेवलपमेंट है इंस्टेंटेनियस डायपोल का एटम में, वो आपका दिखाता है एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, और ये जो इंस्टेंटेनियस जो ट्रांजिएंट आपका डायपोल है वो आपका डिस्टॉर्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे एटम जो कि आपका एटम बी है, जो कि आपका क्लोज होता है एक एंड पे। एक इसका कंसिक्वेंसेस जो डायपोल का आप देखने को मिलता है वो इंड्यूस्ड होता है एज रिस्पेक्ट टू द ए दैट इज ऑफ द एटम बी हियर। The temporary dipole of an atom A and B attract each other। जो temporary dipole होता है atom A का और atom B का, वो attract करते हैं एक दूसरे को। Similarly temporary dipole are induced in molecular also। तो और similarly अगर मैं बात करती हूँ तो temporary जो dipole देखने को मिलता है वो induced होता है molecular में। तो आपका temporary dipole जो atom A और atom B में होता है वो आपका एक attractive देखने को मिलता है, attract करते हैं एक दूसरे के। उसी के जैसे ही अगर टेम्परेरी डायपोल की बात करती हूँ तो वो आपको इंड्यूस भी दिखता है एक मॉलिक्यूलर में। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव विद रेफरेंस टू हियर इज This forces of attraction was first proposed by the German physicist Fritz Landon, and for this reason, force of attraction between two temporary dipole is known as Landon forces। तो ये force जो आपका force of attraction जो पहले सबसे पहले जिसने proposed किया था वो आपके जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट जो जिनका नाम फ्रिट्ज लंडन था, और इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दो टेम्परेरी डायपोल के बीच में देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है वो लंडन फोर्सेस रखा हुआ है। लंडन फोर्सेस की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ये एक एटम ए है विद एन इंस्टेंटेनियस डायपोल, इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल देखने को आपको मिल रहा है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपको राइट हैंड साइड पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पे एटम बी की बात करती हूँ तो एटम बी विद इंड्यूस्ड डायपोल, यहाँ पे एटम बी में इंड्यूस्ड डायपोल देखने को मिल रहा है, ये आपका एरो से मैंने यहाँ पे दिखाया है। Now for the second figure, as you can see here in this the atom A more electron density on the left side, क्योंकि यहाँ right side पे था on the corresponding, तो यहाँ पे आपका left side पे दिख रहा है, आपका क्या दिख रहा है, that is of electron density, more electron density in this atom B with induced dipole। यहाँ पे भी atom B जो है वो induced dipole में ही है। Now this is the dispersion forces or London forces between the two atoms that we had represented here. With reference to that only, we have to discuss some of the points that dispersion forces or London forces between atoms. Another name for this is dispersion forces। जैसा कि मैंने आपको बताया था dispersion forces को ही हम London forces भी बोलते हैं। These forces are always attractive and interactive energy inversely proportional to the sixth power of the distance between the two interactive particles, that is 1 upon r की power 6, where r is the distance between the two particles। अगर मैं दूसरे नाम की बात करती हूँ लंदन फोर्सेस की तो उसका नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस। ये फोर्सेस एक ऐसे फोर्सेस है जो हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव एनर्जी के होते हैं, और अगर मैं इनकी बात करती हूँ इन एनर्जी की, इंटरैक्टिव एनर्जी की, तो वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस, और दो एटम्स दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, एंड दैट इज ऑफ 1 upon r की पावर 6। Okay, these forces where these forces are important only at short distance, और ये forces तभी important है जब वो distance आपका बहुत ही short होगा, that is approximately 500 pm, and their magnitude depends on the polarizability of the particle। और जो उनका magnitude होता है, जो उनकी value होती है, वो totally depend करता है उनकी polarizability को, कि polarizability आपकी particle की कितनी है, polarizability पे ही depend करता है उनका magnitude। So this is all about the
dispersion forces and London forces. Now we are moving with and the next one that we have to discuss within this topic, within this unit only, and the topic will we have dipole forces. What were the dipole forces are all about, and what we will discuss related to the dipole forces. With the figure we will discuss the distribution of electron cloud in the dipole polar molecules. So that we'll discuss, and we'll start with today. There we have. So here we are discussing the dipole forces that I told you here. Dipole forces की बात करते हैं तो dipole forces act between the molecules possessing the permanent dipole. Dipole forces जो होता है वो basically molecules के बीच में होता है जो कि permanent dipole create करता है. Ends of the dipole possess partial charge, और जो आपके dipoles के end होते हैं वो आपके partial charge possess करते हैं. Partial charge किस तरह से represent किया जाता है that I will be showing in the coming classes अभी. And these charges are shown by the Greek letter, और जो partial charge होता है उसको हम Greek letter जो कि डेल्टा है, representation डेल्टा का इस तरह से होता है. partial charge को हम डेल्टा से ही represent करके दिखाते हैं. Partial charges are always less than the unit electronic charge, और partial charges जो होते हैं वो हमेशा आपके less होते हैं किससे, unit electronic charge से, जो कि 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb होता है. Okay, this is about the dipole forces. Now talking about the dipole forces, the another one, the polar molecule interact with neighboring molecule. Polar molecule जो है वो अपने neighboring molecule से interact करता है. ये आपका HCl molecule का लिया हुआ है, H है, इस पे आपका डेल्टा पार्शियल चार्ज आपका पॉजिटिव है, इसमें पार्शियल चार्ज आपका निगेटिव है. जो ये है आपका Cl जिसमें पार्शियल चार्ज निगेटिव है, that is your मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन. यहाँ पे मोर चार्ज जो होगा H का वो आपका डेंसिटी होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन HCl, a polar molecule. Now talking about this, the H and Cl, HCl molecule में partial charge positive है H की तरफ, और Cl की तरफ partial charge negative है. H की तरफ partial charge positive है, Cl की तरफ partial charge negative है. Dipole interaction हो रहा है between the two HCl molecule here. Okay, this is the single molecule of HCl and this is the two HCl molecule where the dipole interaction has been seen here. This interaction is stronger than the London forces. ये जो interaction है dipole interaction, ये आपका stronger है London forces से, but is weaker than ion interaction. ये आपका dipole interaction जो है वो आपका London forces से तो आपका stronger है, but आपका ion जो charges है, ion interactions जो है वो आपका partial charge से, उससे थोड़ा partially आपका charge involve रहता है, तो वो ज़्यादा है आपका, और ion इंट्रैक्शन से dipole वीकर है. The attractive forces decreases the increases of the distance between the dipole. जैसे attractive forces जो है वो आपका decrease होता रहता है. कब decrease होता है, जब आपका distance जो dipoles के हैं अगर वो increase हो रहा है तो attractive forces जो है वो आपके decrease होंगे. As in the above case, here also the interaction energy is inversely proportional to the distance between a polar molecule. और basically अगर मैं इसी के बाद में बात करती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये interaction जो energy होती है आपका inversely proportional होता है distance between the polar molecule. Now moving on with the next one with reference to the dipole forces here only. Dipole interaction energy between the stationary polar molecule. Dipole जो interaction हो रहा है energy का, वो जो stationary polar molecule जैसे as in solid is proportional to 1 upon r की power 3, and r is the distance, and that between the rotating polar molecule is 1 upon, rotating अगर polar molecule है तो 1 upon r की power 6 होगा, where r is the distance between the polar molecules. आप इसके केस में भी अगर solid भी है तो भी वो आपका proportional होता है 1 upon
1/r⁴, और अगर आपका रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है तो 1/r⁴, जिसमें जो r है वो आपका डिस्टेंस है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है। Beside a dipole-dipole interaction, polar molecules can interact by London forces also. अगर dipole-dipole interaction से पहले polar molecules का जो interact होता था वो London forces के through होता था. Thus, cumulative effect is that the total intermolecular forces in polar molecule increases. इसी वजह से जो आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन था पोलर मॉलिक्यूल्स का, वो लंदन फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्ट होता था। इसी वजह से क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो देखने को मिलता था वो टोटली आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वही इंक्रीज करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट अभी तक डायपोल डायपोल फोर्सेस को देख लिया, अब हम डिस्कस करेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो है, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole. बेसिकली ये जो डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस है, ये एक इस तरह का टाइप ऑफ आपका अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि ऑपरेट करता है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहाँ पे आपको परमानेंट डायपोल देखने को मिलता है और वो मॉलिक्यूल आपका लैक करेगा परमानेंट डायपोल को। Permanent dipole of a polar molecule induces dipole on electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud. Thus, an induced dipole is developed in the other molecule. Permanent dipole जो आपका है polar molecule का, वो induce करता है आपका dipole जो कि electrically neutral molecules होते हैं by deforming its electronic cloud. इसका electronic cloud deform करके then an induced dipole is developed in the other molecule as well. In this case also the interaction energy is proportional to 1/r⁴. इस केस में भी जो interaction होता है energy का, that is proportional to 1/r⁴, where r is the distance between the two molecule. r जो है वो आपका distance between है दो molecules के बीच का. Induced dipole moment depends on the dipole moment present in the permanent dipole and polarizability. जो आपका डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के बीच का है 1/r⁴, तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है आपके डायपोल मोमेंट पे जो प्रेजेंट है आपका बिटवीन द परमानेंट डायपोल, एंड जो उसकी पोलराइजेबिलिटी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल की. मॉलिक्यूल ऑफ लार्जर साइज कैन ईजिली पोलराइज, और जो मॉलिक्यूल होते हैं लार्जर साइज के वो ज़्यादा ईजिली पोलराइज्ड हो जाते हैं. हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, और जो हाई पोलराइजेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को. ओके, विद रेफरेंस टू दिस द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैज बीन सीन. नाउ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे जो कि बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन आपको क्लियर भी हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन विद दैट हियर, दिस इज द परमानेंट डायपोल. यहाँ पे परमानेंट डायपोल दिखाया जा रहा है पोलर मॉलिक्यूल के बीच में. ये ए है, एक बी है, और ये इसमें प्लस आपका पार्शियल चार्ज है प्लस का, और यहाँ पे पार्शियल चार्ज आपका नेगेटिव है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा हेयर. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है. ओके, परमानेंट डायपोल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परमानेंट डायपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस चार्ज आपका दिख रहा है, और यहाँ पे पार्शियल चार्ज नेगेटिव दिख रहा है. दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है. यहाँ पे देखेंगे नॉन पोलर में, यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. पार्शियल चार्ज है दोनों तरफ, और ये आपका जो है वो राइट साइड पे ही मूव कर रहा है. This is the dipole induced dipole interaction between the permanent dipole and the induced dipole as well. With reference to this only, that what we have to discuss here is, in this case the cumulative effect of dispersion forces and the dipole induced dipole interaction exist. इसी केस के हिसाब से जो cumulative effect हमें dispersion forces और dipole induced और dipole interaction exist करता है ये देखने को मिलता है. Now we are talking about the hydrogen bond. This is a new another important topic, and that is hydrogen bond. Hydrogen bond क्या होता है, that what we have to discuss here is, this is found in the molecule which is highly polar. ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपका तभी फाउंड होता है जब आपका कोई मॉलिक्यूल आपका हाईली पोलर होता है, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और आपका फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, वो ये आपका हाईली पोलर मॉलिक्यूल है. बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इनके बीच में आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इसमें आपका प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड.
Although hydrogen bonding is regarded as being limited to a nitrogen, oxygen and fluorine. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर किसी के साथ नहीं हो पाती, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो लिमिटेड है नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ. But sp but species such as chlorine may also participate in hydrogen bonding. और ऐसी स्पेशीज जो कि क्लोरीन के साथ, जो कि फॉर्मेशन आप HCl बनाएगी, H और हाइड्रोजन और Cl जो कंबाइन करते हैं, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले सकता है पार्ट. Energies of hydrogen bond varies between 10 to 100 kilojoule mole inverse. जो energies होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वो आपकी 10 kg मोल इनवर्स से लेके 100 kg मोल इनवर्स तक होती है. दिस इज अ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट है एनर्जी का. Therefore, hydrogen bonds are powerful forces to determining the structures and properties of many compound, for example, proteins and nucleic acid. तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपका एक पावरफुल फोर्स है जो कि आपका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करता है, प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे कंपाउंड्स का डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है. इसका एग्जांपल है आपका प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड. Strength of hydrogen bond is determined by the Coulombic interactions between the lone pair electron of the electron negative atom of one molecule and the hydrogen atom of the other. बेसिकली आपका जो अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है तो आप कोलम्बिक इंटरेक्शन जो आपके लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के और दूसरा रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम के, दोनों का आप कोलम्बिक इंटरेक्शन निकाल सकते हो. अकॉर्डिंग टू दैट आप उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. Where we had discussing the hydrogen bond. Now moving on with the hydrogen bond only, with reference to that we have to discuss related to the hydrogen bond. So this is the hydrogen bond with reference टू द फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन हाईली नेगेटिव एटम है तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन में वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. दिस इज बॉन्डेड एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव इन फ्लोरीन एंड पार्शियली पॉजिटिव इन हाइड्रोजन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑल अट्रैक्टिव. जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे आपके अट्रैक्टिव होते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एक्सर्ट्स रिपल्सिव फोर्सेस. तो मॉलिक्यूल्स आपके जितने भी होते हैं वो सारे ही रिपल्सिव फोर्सेस को एक्सर्ट करते हैं on one another when two molecules are brought into close contact with each other. तो बेसिकली आपकी अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूल्स के, तो वो आपका रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है एक दूसरे में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में. व्हेन टू मॉलिक्यूल्स, जब दो मॉलिक्यूल्स आपके एक दूसरे के पास लेके आते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं, तो रिपल्जन जो देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन के बीच में वो आप एक दूसरे में देख सकते हैं. The repulsion between the electron cloud and that between the nuclei of two molecules comes into a play. Magnitude of the repulsion rises very rapidly. जो magnitude होता है repulsion का वो बहुत ही rapidly होता है as a distance separating the molecule decreases. जैसे जैसे आप जो दो molecule के distance होते हैं अगर उनको आप कम करते रहोगे तो आपको repulsion बहुत ही quick देखने को मिलता है. This is the main reason that a liquid and solid are hard to compress. इसी वजह से यही एक रीज़न है कि जो लिक्विड है और आपका सॉलिड है वो आप बहुत मुश्किल से उसे कंप्रेस कर सकते हो एज कम्पेयर टू द गैस. गैस को आप बहुत आराम से कंप्रेस कर सकते हो, बट विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड एंड लिक्विड यू आर नॉट दैट easily compressed solid and liquid here. In these states molecules are already in close contact. इस states की अगर हम बात करते हैं तो molecules जो है वो already आपके close contact में होते हैं solid और liquid के form में. अगर मैं बात करती हूँ these therefore दे रिस्ट्रिक्ट फर्दर कंप्रेशन, और इसी वजह से क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कंप्रेशन को. इसीलिए कंप्रेशन सॉलिड और लिक्विड में करना एज सच इजी नहीं होता एज दे वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन रिपल्जन इंटेंशन. इसी वजह से रिपल्सिव इंटरेक्शंस वो देते हैं क्योंकि उसमें इतना ईजिली आप कंप्रेस नहीं कर पाते हैं. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव योर थर्मल एनर्जी दैट वी हैव टू डिस्कस.
Now here, this is the thermal energy that we have to discuss. Thermal energy is the energy of a body arising from motion of its atom or molecule. Thermal energy जो है वो आपकी एक ऐसी energy है body की जो कि आपके एक motions of atoms और molecules के through निकलती है. It is directly proportional to the temperature of the substance. ये आपका directly proportional होता है temperature of that substance here. So where the thermal energy is directly proportional to the temperature of a substance. Thermal energy बढ़ेगा तो temperature भी बढ़ेगा, thermal energy कम होगा तो temperature भी कम होगा. It is a measure of average kinetic energy of the particle of the matter and is thus responsible for the movement of the particle is called thermal motion. Basically ये जो measure करते हैं हम average kinetic energy आपका particle के कोई भी matter की, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है उस पार्टिकल उस सब्सटेंस के पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर, जिसे हम थर्मल मोशन बोलते हैं. नाउ वी आर डीलिंग विद द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंट्रैक्शन. बेसिकली आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल इंट्रैक्शन क्या होते हैं, दैट वी विल डिफरेंशिएट विद दैट. Intermolecular forces tends to keep the molecule together, but thermal energy of a molecule tends to keep them apart. Intermolecular forces जो होता है वो molecule को एक साथ रखने के लिए करता है, और thermal energy जो है वो molecules में अलग रखने के लिए होता है. Three states of matter are the results of balance between intermolecular forces and the thermal energy of the molecule. Basically तीन states हैं जो matter के जो रिजल्ट करते हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए मॉलिक्यूल में. थ्री स्टेट्स ऑलरेडी आपको पता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैस स्टेट. आई विल राइट इट हियर. सॉलिड स्टेट, liquid state as well as the gas state. These were the three possible states of a matter. Now we deal with more further with reference to the intermolecular forces versus the thermal interactions that we have here is मॉलिक्यूल व्हेन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर वेरी वीक. जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक अ लिक्विड और सॉलिड अनलेस दैट थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो क्लिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, और लिक्विड चाहे वो टू मेक दैट सब्सटेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और अ सॉलिड, जब तक थर्मल एनर्जी रिड्यूस नहीं होती है दैट लोअर टू द टेम्परेचर. ओएसएस डू नॉट लिक्विफाई ऑन कंप्रेशन ओनली. ओएसएस जो होते हैं वो आपके लिक्विफाई नहीं होते कंप्रेशन पे. ऑल्दो मॉलिक्यूल ये इकलौता ओएसएस है जो कि लिक्विफाई नहीं होता कंप्रेशन के थ्रू, एंड ऑल्दो मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस operate to the maximum. However, when the thermal energy of a molecule is reduced by lowering the temperature, the gases can be very easily liquefied. Predominance of the thermal energy of a molecule, interaction energy of a substance in a three state is depicted. तो बेसिकली अगर मैं ओएसएस की बात करती हूँ, तो ओएसएस को अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो वो लिक्विफाई नहीं होता. ये एक इकलौता एक ऐसा केस है जिसको आप कंप्रेस करते हो और वो लिक्विफाई नहीं होता. बाकी जितने भी आपके हैं अगर आप उनको कंप्रेस कर रहे हो तो वो लिक्विफाई करते हैं, वो अपने टेम्परेचर से लोअर हो जाते हैं टेम्परेचर से, और फिर वो गैसेस जो भी होती है वो भी गैसेस भी अगर उसको गैसेस को भी आप कंप्रेस करते चलते जाते हो, कंप्रेस करते जाते हो, तो वो ऑलरेडी लिक्विफाई हो जाता है. बट अदर देन द ओएसएस को आप जितना भी कंप्रेस करोगे वो लिक्विफाई नहीं होता. Now we will see this phenomena by using the three states of matter that I had told you about. गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जब बनता है, अगर गैसेस को आप कंप्रेस करते चले जा रहे हो करते चले जा रहे हो तो वो लिक्विड बन जाएगा. उसको और कंप्रेस करते चले जा रहे हो, दैट विल बी गेट एट सॉलिड हियर. But for this process, gases से liquid, liquid से solid, that is the predomination of intermolecular forces. Intermolecular interaction इस तरह से होता है, that is a gas, liquid and solid. And this is the process where from solid to liquid, liquid to gases. यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड हो रहा है. यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हो रहा है. ओके, सो दिस इज द प्रीडोमिनेशन ऑफ थर्मल एनर्जी. इसीलिए डिफरेंसेस हैं कि प्रीडोमिनेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होता है और गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होता
होता है। और प्रीडोमिनेशन ऑफ थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, ये आपको देखने को मिलता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द thermal energy and intermolecular interaction here. Now we deal over the gaseous state की gaseous state क्या होती है, with reference to that only we will discuss more further. गैसेस स्टेट क्या होती है? दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसेस स्टेट सबसे सिंपलेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर है। जो तीन स्टेट्स हमने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है। थ्रू आउट आवर लाइफ वी रिमेन इमर्स्ड इन द ओशन ऑफ एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बेसिकली अगर हम थ्रू आउट द लाइफ बोलते हैं तो वो एक्चुअली इमर्स्ड ओशंस में एयर रहती है, जो कि आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। वी स्पेंड आवर लाइव्स इन द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। तो हम अपनी लाइफ जो स्पेंड कर रहे हैं वो लोअर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की है, जो कि आपका ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पे हम अपनी लाइफ को स्पेंडेड कर रहे हैं। which is held to the surface of the earth by the gravitational force, और वो इस वजह से हमारे surface पे है क्योंकि because of the gravitational force, and the thin layer of atmosphere is vital for our life। और जो thin layer है atmosphere की, वो हमारे लिए बहुत ही important है। It shield us from the harmful radiations and contains substance। तो ये हमारा शील्ड करता है, हमको बचाता है हार्मफुल रेडिएशन से। तो सब्सटेंस लाइक डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा, these were the shields from that we that covered, that a shield from the harmful radiations that contains the substance like oxygen, dinitrogen, carbon dioxide, water vapors, as well as your extras, these all concluded in the same way. Now moving on with the next one that we have with reference to the gaseous state only. The behavior of the substances which exist in the gaseous state under normal condition of temperature and pressure, basically ये जो behavior है substance का जो कि exist करता है gaseous state में under the normal condition of temperature and pressure, the periodic table shows that of 11 element that is exist as gases under the normal condition, that is of hydrogen, helium, lithium, barium, boron, carbon, nitrogen। उसमें जो हमारे gases हैं, helium है, neon है, xenon है, तो क्रिप्टन है, तो ये सारी गैसेस हमको देखने को मिलती हैं। these gases is characterized by the following physical properties। ये गैसेस जो हैं उनकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम देखेंगे गैसेस स्टेट के रेफरेंस में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली जो प्रॉपर्टी है विद द गैसेस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आपकी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं ऑल द अमंग थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, आपका लिक्विड हो, या फिर गैसेस हो। इन तीनों में गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। आप उसको जितना ज़्यादा कंप्रेसिबल करना चाहो आप कर सकते हो उसी के थ्रू। और गैसेस एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है अमंग द थ्री स्टेट्स। गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर गैसेस है तो वो कोई भी सरफेस है अगर, तो उस पर इक्वल अमाउंट में ही आपका प्रेशर एक्सर्ट करती है। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड। और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा लोअर होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। द वॉल्यूम ऑफ द शेप ऑफ अ गैस आर नॉट फिक्स। जो वॉल्यूम होता है गैस का वो आपका फिक्स नहीं होता, उसका शेप का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता गैस का। क्यों? क्योंकि देयर अज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ दैट कंटेनर, वो जिस शेप में होगी उसी शेप को वो एक्वायर कर लेगी। इसी वजह से गैस का कोई भी वॉल्यूम का शेप नहीं होता। The another characteristic related to the physical property of gases is gases mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aids। तो बेसिकली गैसेस जो होती हैं वो आपका इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, completely हर एक proportion में सब्सटेंस के कंटेनर के रहती हैं। दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। Now talking about some related to the gases state only that we have here is, simplicity of gases is due to the fact that the forces of interaction between their molecule are negligible। Simplicity जो gases की होती है वो इसी वजह से होती है कि जो forces interactions देखने को मिलते हैं molecules के, वो बिल्कुल negligible के जैसे होते हैं। These laws are relationship between the measurable properties of gases। Some of these properties like pressure, volume, temperature and mass are very important because the relationship between these variables described states of the gases। State of gases को अगर recognize करना है in that you have to describe those states of gases in the variable, so you can just describe the gases that it could be in the form of the pressure, related to volume, related to temperature or related to mass here।
इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज वेरिएबल लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैसेस लॉ। इंटरडिपेंडेंस जो होता है इन वेरिएबल्स का, यही आपका गैस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से गैसेस लॉ भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ओके, जो भी आपके बॉयल्स लॉ सारे लॉ है गैसेस से रिलेटेड। सो क्लास आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. And please like, share and subscribe our channel. Thanks for all those subscribers, those who had subscribed our channel before, and thanks for supporting us. Thank you.